मित्रों नमस्कार। आज के बातों बातों में कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी अतिथि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, जो दिल्ली में रहती हैं और पूरे देश में और दुनिया के अनेक देशों में जानी जाती हैं अपनी गायकी के माध्यम से। वो हमारी आज की अतिथि हैं और हम उनसे जीवन और सृजन, लाइफ और क्रिएशन को लेकर एक अच्छी बातचीत करने के ख्याल से उपस्थित हुए हैं। अब से कुछ ही देर में 5 मिनट में उनका आगमन होगा। हम उनको विजुअली जोड़ लेंगे और फिर उनके साथ उनकी सृजन यात्रा के साक्षी बनेंगे, अनुभव को साझा करेंगी वो, और हम उनको सुनेंगे। उनको सुनना अच्छा लगेगा। आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल ने छोटी ही उम्र से संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया और गज़ल गायकी और उसके अलावा सूफ़ी सिंगिंग में उन्होंने काफ़ी परिश्रम पूर्वक अपनी एक जगह बनाई है, अपना नाम किया है। अनेक प्रयोग किए हैं समय समय पर। बहुत सारे विशिष्ट कलाकारों पर केंद्रित रचनाएं तैयार करके उनको प्रस्तुत किया है। दूसरे कलाकारों के साथ सामंजस्य स्थापित कर मंच पर प्रस्तुति दी है, नृत्यांगनाओं के साथ और दूसरे कलाकारों के साथ। तो उस तरह से देखा जाए तो उनकी प्रतिभा बहुआयामी है और उनका पूरा व्यक्तित्व गरिमा से भरपूर परिपूर्ण है। उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनको गाते हुए सुनना अच्छा लगता है। वे लगभग 7:05 पर हमारे बीच उपस्थित होंगी। मैं इस समय आदरणीय भैया राजेंद्र अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदर्श हमारे बीच आ गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। और हमारे जो मित्र आते जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार भी है। इस कार्यक्रम को लगातार अपनी उपस्थिति से लोगों तक पहुंचाने और सबके पसंद में शामिल करने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। संयम जैन जी, आपका भी आभारी हूँ। आप हमेशा इस कार्यक्रम में रहते हो और अपनी उपस्थिति से हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। कई बार कुछ एक हमारे साथी सहयोगी हैं जो विजुअली आना चाहते, पर उसमें हमारी मजबूरी ये है कि इस कार्यक्रम में हम जिनसे बात कर रहे होते हैं विजुअली हम उन्हीं को जोड़ सकते हैं। तो वो मैं कई बार जो साथी हमारे सहयोगी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने होते हैं उनको मैं उनके द्वारा अनुरोध करने पर विनम्रतापूर्वक बताया करता हूँ कि ये हमारी व्यवस्था है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे जो अतिथि मेहमान हैं, जो हमारे कलाकार हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, उनसे बात करना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदरणीय रश्मि जी आ गई है, मैं उनको जोड़ता हूँ और आप सबके बीच उनको लेकर आता हूँ। हम सब फिर उनके अनुभवों के साक्षी होंगे। नीरव देसाई जी ज्वाइन हुए, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। रश्मि जी को प्रणाम करता हूँ। प्रमोद जी को भी नमस्कार और स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। नमस्ते रश्मि जी। नमस्कार सुनील जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आपसे इस तरह से बात हो हाँ, पा रही है। हम लोग कई वर्षों बाद मिल रहे हैं इस तरह, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, और किस तरह मिल रहे हैं देखिए। ये एक तरह से ये सब तकनीक का वरदान भी कहा जाए। और बिल्कुल। ये आपको बताना चाहेंगे कि इसी एक माध्यम के जरिए पिछले कुछ 4 महीने से हम एक इस कार्यक्रम को लगातार आप सब मित्रों की उदारता की वजह से करते आ रहे हैं। और हमारे इसके पीछे लक्ष्य ये था कि जो लॉकडाउन में जो हम सबको एक जगह बांध दिया गया है, उसमें हम सब अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। तो ये मंच इस तरह से शुरू किया। और सभी आप अभी सुभद्रा देसाई जी ज्वाइन हुई है, ये भी हमारे हमारे हमको उपकृत कर चुकी हैं। वो आ चुकी हैं, उनसे बात हमने की है आपसे कुछ समय पहले। वो आज इस बातचीत को सुनने पधारी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सौम्या अग्रवाल जी। नमस्कार। आप कैसी हैं? अच्छे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और इस पूरे 4-5 महीने के लॉकडाउन में किस तरह आपका समय व्यतीत हुआ है?
सबसे पहले तो सुनील जी, मैं आपको आभार आपका कि आपने मुझे इस सेशन में ज्वाइन करने का अ, भेजा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे इतने सालों बाद इस तरह से मुलाकात कर रही हूँ। बहुत बार आपसे बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे भी कि हाँ बात करेंगे, लेकिन इस तरह से ज्वाइन करने में एक अलग ही आनंद मिल रहा है। आमने सामने आपसे बात हो हाँ, रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आभार तो वैसे हमको आपका व्यक्त करना है, क्योंकि आप सब मित्रों की वजह से हम इस कार्यक्रम को, देखिए, लगभग 125 कलाकारों से हम बातचीत कर पाए। आप आप देखा, सब आप मैं आप 100 सबका आप सबका प्रोत्साहन ना होता तो ये संभव ना होता। लॉकडाउन तो एकदम अचानक से ही धावा बोल दिया गया उसका। तो शुरू में तो समझ ही में नहीं आया, और उस समय मेरी बहन मेरे साथ थी, वो हाँ, हाँ, अमेरिका। तो थोड़ा सा बहुत वो हो गया था, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल होती जा रही थी, और समझ में नहीं हाँ। आ रहा था वो वापस कैसे जाएंगी। तो उस समय जी, थोड़ी जी। घबराहट भी हो रही थी, और पता नहीं था ये क्या चीज क्या है, ये पैंडेमिक हाँ, है, क्या होने वाला है। तो बड़ी एक अनिश्चित स्थिति में थे हम लोग। फिर किसी तरह उनका जाने का इंतजाम हुआ, जो इवैक्यूएशन का जो फ्लाइट होता है, तो उससे जी। वो कम से कम सुरक्षित अपने घर पहुंच पाई। हाँ, उसके हाँ। बाद मतलब इसके अच्छाइयाँ भी हैं इसमें, और इससे मन भी काफी वो होता है, खराब होता है कि क्या क्या परिस्थितियां लेके आया है ये कोविड हमारे लिए। हाँ, तो अच्छी बात तो ये थी कि उस समय एकदम से गति जो हम लोग की सबकी इतनी तेज रफ्तार में चलती रहती है जीवन हाँ, की, वो मध्यम हुई, धीमी हुई। और जो नेचर ने रिक्लेम करना शुरू किया, और हम देखा कितने पशु पक्षी, मतलब मुंबई में भी आप देखिए कि वहां पे फ्लेमिंगोज इतने सारे दिखाई दिए, और हुँ, कितने हमने इंटरनेट के जरिए देखा कि हाथी सड़क पे चल रहे हैं, कभी कोई पशु चल रहा है, कभी कोई पक्षी। मेरे घर में भी ऐसे ऐसे पक्षी आए जो पेड़ों पर मैंने कभी देखे भी नहीं थे। एक वो हरा कबूतर, पीला कबूतर, मैं कुछ कुछ डालती रहती हूँ उनकी तस्वीरें खींच खींच के। हुँ, 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 हुँ। सबसे अच्छा लगा था कि जो मॉर्निंग वॉक थी उसको हम लोग हाँ, ने, और कहीं निकल नहीं सकते थे, हाँ, तो दिल्ली के जो बहुत ही खूबसूरत पार्क्स हैं, सुंदर नर्सरी है, लोधी गार्डन है, और हाँ, नेहरू, तो उसमें हम लोग ने सुबह का समय व्यतीत किया। बहुत अच्छा लगता था। सबसे सुंदर तो ये सुंदर नर्सरी वहाँ पे, ये सावन के टाइम में तो बहुत मोर भी हम लोग ने नाचते हुए देखे, और तरह तरह के वहाँ पे पक्षी। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी आप हुँ, दिल्ली हुँ। आए जरूर जाइएगा। लोधी गार्डन की तो जी, एक अलग गरिमा है, वहाँ पे आर्किटेक्चर पुराना है। तो वो हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब जो एयर पोल्यूशन है वो इतना खत्म हो गया था कि बहुत अच्छा लगा। और हुँ, उसके तो खैर शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था वो, क्योंकि गति धीमे धीमे करके स्लो डाउन हुआ। जो जैसे हम लोग का डिसिप्लिन होता है कि इस समय से इस समय तक रियाज करना है, और उसके बाद ये करना है वो करना है, तो वो अचानक जी, से समय बहुत मिल गया। तो रियाज तो शुरू में काफी किया, फिर एक डायरेक्शन जैसे होता है कि जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनकी तैयारी में जुट जाओ, या कुछ नया प्रयोग करो। तो हाँ, नया प्रयोग करने के लिए इस काल में काफी समय मिला। और मेरे कई मित्र हैं जो लिखते हैं, गजल लिखते हैं, और कुछ गीत वगैरह भी मुझे तो उन्होंने भेजे। तो वो बहुत अच्छा ये समय रहा कि मैं उनको कंपोज कर पाई, उनको मैंने जी, जी। सुनाया। पर अभी हुँ, उनकी खैर वैसी रिकॉर्डिंग नहीं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, पर क्योंकि बन गई हैं कुछ चीज़ें, तो अब पाइपलाइन में हुँ। है कुछ मैं रिकॉर्ड कर।
तो ये सिलसिला। और फिर ये है कि घर में सब थे, पति के साथ भी थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजारने का ये अच्छा मौका था। तो हम हाँ लोग जैसे नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देख रहे थे और सीरीज़ भी देख रहे थे जो बड़ी मतलब विदेशी भी और हिंदुस्तानी भी। तो वो एक बड़ा अच्छा समय था। पर धीरे-धीरे जो जैसे खबरें आती हैं न्यूज़ पे हम लोग देखते हैं, उससे भी बड़ा मन खराब हो जाता है। तो हाँ वो देख के कई बार फिर गाने से भी कि कितना रियाज़ करते रहो, समय इतना मिल गया था कि रियाज़ भी थोड़ा ज़्यादा होने लग गया। तो फिर एकदम फिर थोड़ा-सा एक लल आ जाता है, समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, इसके आगे क्या हाँ है? पर हाँ, हाँ ये अच्छी बात है कि हम लोग क्योंकि नेट द्वारा जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी फ़ेसबुक में भी लाइव सेशंस हो रहे थे। तो उसमें कई जगह मुझे इनवाइट किया गया, तो वो भी एक अच्छा अ, एक प्रयोग रहा। हालाँकि हाँ जो लाइव परफ़ॉर्म करना वो एकदम अलग बात है। अपने सहयोगी साथी कलाकारों के साथ आप ऑडियंस के सामने जब परफ़ॉर्म करते हो, वो एक एक एनर्जी लेवल एक दूसरा रहता है। और इसमें हाँ क्या है, सही बात। लाइव गा रहे हैं, तो चेहरा सिर्फ़ आपको अपना ही दिखता है। तो बड़ी अजीब-सी वो स्थिति में गाना पड़ा। ख़ैर सब कुछ अब नया नॉर्मल बनेगा। बात यही होगी कि कोरोना से पहले का समय क्या था और अब कोरोना के बाद का क्या है। ये तो इस पूरे समय ने बहुत सारे अनुभव दिए। बहुत बहुत अ, खुद मनन चिंतन का भी बहुत समय मिला। हाँ बहुत सारे काम जो घर के घरेलू जो पेंडिंग रहते थे कि अच्छा ये हो जाएगा तो समय मिलेगा तो ये कर लूंगी या वो कर लूंगी, तो उसका काफी समय मिला। तो बहुत सारी चीजें तरतीब से, जैसे अलमारियां हैं वो सब जल्दी जल्दी में रखो तो सारा सामान बेतरतीब हो जाता है। तो वो उसका काफी समय मिल गया। किचन को ठीक से सेट करने का टाइम मिल गया। तो उस तरह से काफ़ी समय मिला, जो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मेरे कुछ सीडीज़ रखे हुए थे तो उनको भी सॉर्ट आउट करना था। वो एक पेंडिंग मामला था कि जब समय मिलेगा तो उनको सुनूँगी कि इसमें क्या है, उनको मार्क करूँगी, कुछ होगा तो उसको डाउनलोड कर लूँगी, कुछ यूट्यूब पे डालूँगी। तो उसका भी थोड़ा-सा हाँ ये सब चीजें रही। और जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करने का भी मौका हाँ, मिला। इसमें आपसी संबंधों का भी ये हाल रहा। जैसे कई बार घर परिवार में नहीं होता है, हम लोग सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो कोई भी बिल्कुल, विषय या इवन छोटा मोटा विवाद भी हुआ तो हम कहते हैं ठीक है बाद में देखेंगे, अभी हम जा रहे हैं। तो अब कहीं जाने का मौका नहीं है, अब तो यही सुलझा लो जो विषय शुरू हुआ है, उसको वाइंड बिल्कुल। अप भी करो। आपको एकदम तो उसके आखिरी तक पहुँचने का वक़्त मिल गया। तो वो भी एक इंजॉयमेंट रहा कि आपके सारे मसले जो हैं वो हल होते रहे। जी, जी, इस बिल्कुल। समय ने दो तीन तरह से, एक तो खैर ये भी आपका कहना सही है कि क्रिएटिवली हमको बहुत सारा सोचने का मौका दिया, लेकिन कहीं कहीं हमारे मित्रों ने हमसे ये भी शेयर किया है कि कोई बहुत महत्व का काम नहीं कर पाए। प्लानिंग वाला जो बड़ा काम होता है, टास्क, जिसके लिए हम कई बार समय की तलाश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बाहर का जो वातावरण था वो प्रतिकूल था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तो अनुकूल नहीं था और इसीलिए मन नहीं करता था कि गाएँ। तो बहुत वही खाली था, मतलब अच्छा दौर भी लगा, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी था जिसमें कि एक लल और डलनेस थी कि क्या करें? अब ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, जो समय शुरू में मिला। अभी लेकिन 5-6 महीने एकदम सर्टेनिटी रहती है कि अब आगे क्या होगा। और खास तौर से मैं तो कहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास छत है, हम अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ है हमारे हम्म पास। लेकिन जो हमारे म्यूजिशियंस हैं जो डेली कमाते हैं अपने काम से, उनके लिए बहुत दुख लगता है कि वो लोग कैसे करेंगे। जिनके पास नौकरी है, जो स्कूल में ट्यूशन कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में, हाँ वो तो फिर भी ठीक कई है। तरह लेकिन से। हाँ, जो सिर्फ जो घर जाके ट्यूशन्स करते हैं और जो संगत करते हैं,
उनके लिए समझ में नहीं आता है कि कैसे इन लोग क्या कर रहे होंगे। सरकार इधर की तरफ तो सरकार का कोई रुख है नहीं। ये दिस इज द लास्ट प्रायोरिटी आई थिंक, क्योंकि हम्म। म्यूजिशियंस एक लग्जरी, एक एंटरटेनमेंट उसको कैटेगरी में पड़ा हुआ है, तो बेसिक उसमें नहीं जाता, तो इसलिए इस तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया है। नहीं, एक असल में एक समस्या क्या, प्रक्रियागत कह लीजिए या जो भी है, कोई जैसे अचानक किसी को कुछ ये आपत्तिकाल और आवश्यकता आज है, जैसे इस समय भूख लगी है, अब आप उसको कल शाम को खाना दोगे तो किस काम का है उसको? कोई अभी मतलब अभी तो भूख से फाइट करेगा और जो कुछ भी उसको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है कि सरकार तय करे कि कलाकारों को आज कोई मदद देना है तो आज ही मिल जाए या कल मिल जाए, कल तो मिल ही जाए। तो वो पता चला कि वो फॉर्म भरता रहेगा, प्रोसेस होती रहेगी, फाइल चलती रहेगी, और 6 महीने में कोई निर्णय होगा, तब तक पता नहीं उसका क्या होगा। सच में ये तो है ही है। अब देखिए ना, ये माइग्रेंट्स का कितना बड़ा वो है आपको प्रॉब्लम। फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे फिर भी कि देश के किसी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ जैसा मध्य प्रदेश ने किया। और वो भले वो आंकड़ा हजारों में होगा, लेकिन फिर भी 2,500-3,000 तक कलाकारों तक हम लोग पहुंच सके। और हमने एक संस्कृति विभाग का एक यूट्यूब चैनल ही शाम को स्थापित किया, इसमें लगभग 1 घंटे हमने सब कलाकार को गांव गांव तक, आवाज कर एंड्रॉइड फोन गांव गांव तक हो गया है। हाँ तो हाँ। हमने मतलब सबसे कहा कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में अपना वादन, अपना गायन या अपना नृत्य का एक पीस लोड हम्म। करके हमको भेज दीजिए। एक प्रोफार्मा भरवा लिया उनका, उसमें सब लेखा विवरण भी था और सब कुछ था कि वो क्या विधा है। फिर हम्म। उसको यूट्यूब में प्रसारित कर दिया और उनको एक समुचित मानदेय भेज दिया बहुत जल्दी से। बहुत अच्छा, आपका इनिशिएटिव तो बहुत ही अच्छा रहा। तो ये इसमें भी लगभग हर हर दिन 15 कलाकारों की प्रस्तुति इसमें शाम को 7 से 8 तक हो जाया करती थी। तो अच्छा। आप अनुमान कर सकते हैं कि 450 कलाकार प्रति माह, या अप्रैल मई से हमने शुरू किया तो अब तक 5 महीने में कितने लोगों को तक पहुंची मदद। तो ये लेकिन किसी और राज्य में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे ये अभी बीच में अभी मैं भी बल्कि उनको भी अभी चल रहा है, या अब मतलब वो हो गया उसका? चल रहा है उसमें, मतलब इस आने वाले मार्च तक का पूरा जो सेशन होता है वित्तीय वर्ष, उस तक को कंप्लीट कर लिया है, वहां तक की तैयारी कर ली है। उतने कलाकारों को जोड़ लिया है, उनका वीडियो प्राप्त कर लिया है, उसको शेड्यूलिंग कर लिया है। 10-12 लोग लगे एम्प्लॉय उसमें काम करने में अलग से, कंप्यूटर के जानकार, तकनीक के जानकार। लेकिन ये एक ऑफिशियल वर्क मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने किया। ये ये हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों की इच्छा शक्ति और उन सबसे हो सका, ऐसा कहीं और नहीं हुआ है। नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका वो मॉडल और प्रदेशों में भी हाँ, होना। हाँ, मुझे अभी कुछ कुछ समय पहले बल्कि वो फेसबुक पर वो उन्होंने खूब सारे प्रश्न खड़े किए थे, जो सूफी कथक करती है ना, हाँ, दिल्ली मंजरी। की एक कलक। हाँ, मंजरी जी। उन्होंने पूछा था कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, तो मैं उनको बल्कि बताना चाहता था हाँ कि हाँ दरअसल मध्य प्रदेश कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि तो मैंने भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने एक अपील की थी गवर्नमेंट को। हाँ, मैंने मैं भी आपको हाँ मैं आपको लिंक भेजूंगा। हाँ हाँ। एमपी एमपी कल्चर वाला जो शाम 7 से 8 अभी भी इस समय भी चल रहा होगा वो। तो वो हर दिन शाम को यूट्यूब उसका जो भी सब्सक्राइब हो जाता है तो उसको देखने को मिलेगा रोज। आप भेजिएगा, मुझे तो इसका पता नहीं था। हाँ, ये जाना चाहिए राज्यों में, सरकारों में, और उसको। पर वही है कि इन सब के लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। आपको चाहिए 10-12 लोग जो दिन रात काम करें, जो गांव गांव तक, जिनका मान लीजिए किसी भी राज्य में अपने गांव तक जिसको पता हो कि वहां पर कौन कौन से कलाकार बसते हैं, छोटी छोटी जगह से आते हैं। जैसे एक समूह नृत्य होता है मान लीजिए, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें 16 लोग डांस करते हैं। कोई कोई हम्म। बजा रहा है, कोई कोई नगड़िया बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। तो अब उस प्रत्येक के नाम का आपको पता हो, हम्म। और इतनी तल्लीनता से आप काम करते हो अपने विभाग में, और फिर आप उन चीजों को बुला लें, उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेट कर दें, वापस आप जो सहायता दे रहे हो वो उन तक पहुंच जाए। हम्म। मतलब हम लोग ये तक करते थे, उसमें करते हैं कि जिसका आज शाम को आ रहा होता है उसको फोन करके बता भी देते कि आपका आज आने वाला है। तो हम्म।
पर इसके लिए वही है कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, उतनी अगर कर पाए विभाग या सरकारें तो फिर अच्छी आप बात लोग करते हैं तो क्यों नहीं कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश भी कर सकता है, और भी अ, है। हाँ, सभी कर सकते हैं। अनुसरण अनुसरण करने के लिए तो विकल्प खुला है, वो कौन करता है वो आगे। हम वापस आपकी ओर लौटते हैं, देखिए क्योंकि हमें बात आपसे करना है, आपके क्रिएशन और उसको जर्नी को लेकर। मैं आपकी प्रोफाइल को पढ़ रहा था कि आप जब 12 साल की थी, स्कूली शिक्षा कर रही थी, तो आपकी गायकी से प्रभावित होकर आपके पहले गुरु के पास आपकी टीचर आपको ले गई थी। हाँ, तो अगर वो नहीं वहीं है, से शुरू कीजिए, कुछ बताइए। बात तो नहीं, मैं 16 साल की थी, अच्छा अच्छा, 12वीं में पढ़ती होंगे, ऐसा हो। 11वीं में थी। 11वीं में थे, हाँ। तो उस समय ये जो मेरी स्कूल टीचर थी, क्लास टीचर थी, सिस्टर यूजीनिया। हाँ तो जी जी। जैसे हम लोग अपना लंच ब्रेक में, मैं तो जो भी रेडियो पे सुनती थी, और सीडीज और ये सब जो उस समय तो एलपी ईपी वगैरह थे, तो हम्म कैसेट्स थे, तो उनको सुन सुन के जो गाने मैं स्वाभाविक रूप से जो गाती थी, तो वो मेरी फ्रेंड्स हर समय कि आज मतलब हमारा नाम भी रेडियो रख दिया था कि आज रेडियो में क्या क्या चल रहा है। हाँ, तो अच्छा अच्छा। हाँ, लंच के टाइम में मैं उन लोग को जो भी मैंने नया सीखा होता था वो सुनाती थी। तो मेरी जो सिस्टर यूजीनिया थी, इन्होंने सुना, तो मुझे अपने पास बुला के ले गई, बोली तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं? तो मैंने उनको बताया कि लिए हैं। तो बोली इसमें से हम्म एक हटा के तुम म्यूजिक ले लो। तो मैंने कहा कि हम्म म्यूजिक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, और कभी मतलब पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाके मिलो टीचर से, और देखो अगर वो कहती है ऑडिशन दे दो, अगर कहती है तो ले लो, मैं बात कर लूंगी। तो फिर मैं गई वहां पे, तो उन्होंने कहा हम्म कि सारे गामा आता है? मैंने कहा नहीं, सारे गामा तो नहीं आता, लेकिन आप जो मैं गाती हूँ वो सुना सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, नहीं तुम हारमोनियम पे सारे गामा बजा के गाओ। तो मैंने कहा हम्म हारमोनियम तो मैंने अभी तक सिर्फ फोटोज में देखा है, मैंने तो पहली बार मैं हारमोनियम देख रही हूँ, मैं कैसे बजा। तो हंसने लगी। हम्म सारे गामा बजाया, और कहा कि जो मैं बजा रही हूँ वही वही गाओ। तो फिर हम्म वो एक आरोहण अवरोहण था, तो मैंने कहा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो गाया, तो हम्म बोली कि कल से आना। तो हम्म। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद म्यूजिक कभी छूटा नहीं। एंड हाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, आप शायद जानते होंगे कमला बोस इलाहाबाद की। अ, जी बिल्कुल। तो वो मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हो गई फिर उसके बाद से। तो फिर हाँ उनके हाँ घर भी जाके उनसे सीखती थी मैं। और वो जी। बड़ी कुछ 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 गाने मुझे जो सिखाए थे, तो वो इतनी प्राइड लेती थी कि जिस समय मेरा क्लास चलता था तो कोई भी आता था, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के हम लोग क्लास करते थे, तो वो बस हम्म कहती थी कि रश्मि ने ये गाना तैयार किया है, सुनाओ रश्मि। उस समय बहुत ही वो बहुत खुश थी। और उनके जैसी गुरु तो मिलना बहुत ही हम्म। मुश्किल है। आज के टाइम में बहुत अच्छी थी। ये तो फिर है कि समय समय पर ऐसे गुरु रहे हमारे जीवन में, हाँ, हम महसूस करते कि अगर वो ना होते तो हमारी जर्नी पता नहीं किस गति में होती। लेकिन ये लगभग वैसे ही कहना चाहिए जो भागीरथ और गंगा जी का जो एक सरोकार है। हाँ। तो वहाँ फिर मैंने इंटर के बाद मैंने बीए में भी, ग्रेजुएशन में भी मैंने म्यूजिक लिया। तो उसमें भी हाँ का बहुत हाथ था, उन्होंने बहुत गाइड किया। और जी। फिर एमए में मेरे फादर ने कहा, क्योंकि मेरे घर से कोई म्यूजिक से संबंधित नहीं था, तो हाँ उन्होंने कहा कि अब एमए किस सब्जेक्ट में करोगी? तो मैंने कहा म्यूजिक में। तो वो बोले कि हम्म नहीं, नहीं करो म्यूजिक, वो करके करोगी क्या? हम्म इंग्लिश ले लो, तो कम से कम लेक्चरर बन पाओगी। तो हाँ वो थोड़े से कड़क स्वभाव के थे, उनका कहना नहीं टाला जा सकता था। उस समय तो हाँ पापा ने बोल दिया, वो फाइनल वर्ड है। तो मैंने कहा अच्छा सही ठीक है। है, जो कह रहे हैं वही करते हैं। फिर मैंने इंग्लिश ज्वाइन किया। इंग्लिश के 4 क्लासेस करने के बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे।
फिर मैंने पापा को किसी तरह कन्विंस किया कि मेरे से नहीं होगा, इंग्लिश में क्या करूँगी मैं, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती है, जितना मेरे काम की है मुझे बहुत आती है, और मुझे सीखना है, जो मुझे नहीं आता है वो सीखना है, तो मुझे म्यूज़िक सीखना है। और अभी हमारा बीए में जो है वो उतना नहीं है कि हमने बहुत सीख लिया म्यूज़िक, तो मुझे एमए करना ही करना है। फिर मैंने एमए में किया, और भगवान की दया रही, जो गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो जी मेरी पोजीशन भी आई, और मेरा सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिकल में मार्क्स भी मिले। और जो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने जैसे ही मेरा एग्जाम वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने बाहर निकल के पीठ ठोकी कि बहुत अच्छा किया, तो एक जैसे रिवॉर्ड हो गया। हाँ वहाँ उसके बाद ही मेरी शादी हो गई, एमए करते जी जी करते दिल्ली तो एक करीब 4-5 साल का एक गैप हो गया, नहीं कर हाँ पाए, क्योंकि यहाँ ससुराल में भी कोई म्यूजिक का वो नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, ये एक मेरा जुनून ही था, एक हट था कि मुझे बिना इसके रहना नहीं है। फिर किसी तरह कमला दी से ही मुझे सविता देवी जी का पता लगा। फिर मैं हाँ उनसे मिलने गई, गंडा बंधन उन्होंने कहा कि ये करके तब शुरू करेंगे। तो उसके बाद से उनसे ठुमरी दादरा की तालीम ली, वो करीब 10-12 साल उनसे मैंने सीखी दादरा बाकायदा। और इसी बीच फिर मुझे गज़ल का मुझे लगता था कि अगर गज़ल गाऊं तो पूरी परिपक्वता से गाऊं, और उसके लिए फिर मैं शांति हीरानंद जी, उन्होंने भी मुझे बहुत ही प्यार से सिखाया। हाँ ये दो दो गुरुओं का एक बड़ा योगदान है आपके आपकी यात्रा में, एक सविता देवी जी, कमला बोस जी, सविता देवी जी और फिर शांति हीरानंद जी। जी बिल्कुल, 3 गुरुओं का। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों फीमेल गुरु मुझे मिले, तो वो भी हाँ एक और ये अपने अपने हुनर में, अपनी दक्षता में है भी नंबर वन जैसे। बिल्कुल बिल्कुल तो कोई उस दृष्टि से अच्छे गुरुओं की संगत और सानिध्य बहुत महत्व देती है। बहुत बहुत। और मैं तो कहती हूँ कि जो ये नींव जो थी, जो कमला दी ने रखी, वो हम्म। संगीत ही नहीं, जो जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जो गाइडेंस, जो लाइफ टीचिंग्स होती हैं, वो उनसे बहुत प्राप्त हुई हैं। इवन सविता जी, शांति जी, उनकी जो हाँ एक्सपीरियंसेस थे, जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे, जो उनके थे, उन्होंने जो पास ऑन किए, उससे जी जी। मुझे लगा कि एनरिच हुआ मेरा जीवन। संगीत तो हुआ ही हुआ, जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिला इन तीनों गुरुओं से, और खासतौर अच्छा से जो ये कमला जी की है। ये जिज्ञासा रहेगी जो विवाह होने के बाद जो 4-5 साल का स्पेस रहा, तो उस पे फिर आपने घर में, परिवार में ये किसी समय किसी क्षण बताया होगा कि मैं इस काम को जो मैंने इतने दिनों तक करके और इससे अपना आत्मविश्वास अर्जित किया, इसको आगे करना चाहती हूँ। तो ये क्षण कब आया और इसकी क्या रिएक्शन रही घर परिवार में, ये भी जानने की जिज्ञासा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे अपना घर भी सेट करना था, और नया परिवार था, उनसे जुड़ाव करना था। तो वो हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था मेरी शादी के बाद, कि मुझे जो परिवार में कोई ऐसा ना हो कि ये कहे कि ये गाने में है, और क्योंकि यहाँ पे गाने का कोई भी माहौल नहीं था, वा, हाँ वातावरण जी। वातावरण नहीं था। तो मैं कमरा बंद करके, खिड़की भी बंद करके, तब मैं प्रैक्टिस करती थी।
और जब शादी हो रही थी तब मेरी जो कमला दी थी वो उन्हें बहुत एक खुशी तो थी ही क्योंकि ये मेरे पसंद के से मैंने शादी की थी। तो वो बोली कि तुम्हारी शादी तो हो रही है, तुम ऐसे परिवार में जहाँ पे म्यूजिक का फिर कुछ भी नहीं है, तो तुम कैसे आगे अपना कैसे करोगी? और अब इस समय तुम्हारी तालीम इस लेवल पे पहुंच गई है कि तुम अब कुछ समय बाद स्टेज पे जाने को तैयार हो। पर फिर कोई इस तरह के परिवार में जब मैं आई कि मुझे कमरा बंद करके, ताकि बाहर आवाज़ ना जाए, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो करती थी। मन में रहता था कि ये कब ऐसा वक्त आएगा कि मैं फिर से कुछ इससे जुड़ूंगी। उस समय ये नहीं था कि मुझे इसको प्रोफेशन की तरह लेना है, बस ये था कि अगर मैंने म्यूज़िक में आगे और नहीं किसी से सीखा या उससे जुड़ी हुई नहीं रही, तो मैं मतलब रह नहीं पाऊंगी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने अपने पति से कहा भी, और यहाँ पे जो गंधर्व विद्यालय है, उस समय मुझे सविता देवी का पता नहीं था। तो मैंने कहा कि जो भी है जिससे मैं जुड़ सकूं, क्योंकि नई थी दिल्ली, कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर। तो मैंने गंधर्व ज्वाइन किया। पर फिर मतलब मेरी बेटी आई वाज प्रेग्नेंट, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो मुझे फिर छोड़ना पड़ा और बेड रेस्ट था मेरा। तो जब वो उसके पैदा होने के बाद 1 साल बाद मैं फिर कहा, फिर कमला से भी पूछा कि कोई तो हो जो मैं जिसके पास जा सकूं और संगीत से मैं जुड़ी रहूं। कोई उस समय ये नहीं था कि मुझे परफॉर्म करना है या इधर जाना है या उधर जाना है। बस मुझे था कि किसी तरह संगीत से जुड़ी रहूं, नहीं तो मेरी मैं कैसे सरवाइव करूंगी, वो एक हाँ। बड़ा प्रश्न था। तो फिर जाना मैंने शुरू किया, और बच्चों के बीच बीच में थोड़ा सा 1 डेढ़ साल का फिर जब गैप आया, मेरे बेटा जब होने वाला था, तो तब भी। लेकिन हाँ, ये था कि जुड़ी रही मैं, और बाकी तो फिर ये सिलसिला बना रहा बच्चों के हाँ, साथ, ये परिवार के साथ। फिर ये चालू रहा काम। आपने लेकिन बाद में ये सब जिम्मेदारियों से थोड़ा उबर कर जो आपने अपने जो कुछ 5 साल में छूटा या ब्रेक हुआ होगा उसको उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया, वो सब आपकी अपनी इच्छा शक्ति उसके पीछे काम कर रही थी। यही तो मैंने कहा कि अगर जुनून नहीं होता और ये पागलपन नहीं होता, तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा कोई सहयोग या कुछ परिवार से नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनकी वजह से मैं इतना आगे ज़रूर मैं आई है, तो ज़रूर कहूँगी। पर हाँ, ये ईश्वर की यही इच्छा रही होगी कि मुझे इसमें आगे आना ही है। और उन्होंने भी सोचा होगा कि लड़की पागल है, इसको जो इसकी मर्जी है करने दो। तो बस सर का जॉब शायद मुझे लगता है सेना से जुड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस है, अच्छा अच्छा। डिजिटल पैकेजिंग का। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा भ्रम था कि वो किसी विंग में है, ऐसा नहीं, मुझे लगा। तो खैर वो उन्होंने ये सपोर्ट किया आपको और आपके लिए आगे पूरा एक मैदान दिया, ये उनको बड़ा श्रेय जाता है, परिवार को श्रेय जाता है कि उनके बिल्कुल। सपोर्ट से फिर हम आपको आज इस रूप में देख रहे हैं। आपने रश्मि जी गजल के साथ साथ फिर जो सूफी गायन में भी अपना प्रवेश किया और वहां भी आपने फिर उसी तरह से श्रेष्ठता को प्राप्त करने में मेहनत की। ये फिर तीसरा एक और आयाम ये कैसे सूझा आपको? ये तो शायद सूफी ने मुझे चुना, क्योंकि मुझे तो सूफी का पता भी नहीं था। हाँ जो हाँ थी ठुमरी, दादरा, गजल, भजन। हाँ हाँ। पर सूफी का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये है क्या चीज। इत्तेफाक ये रहा कि यहाँ पे दिल्ली में ओशो की एक दुकान थी, हम्म तो वहाँ पे मेरा थोड़ा आना जाना था। तो वहाँ पे एक स्वामी जी थे, तो उन्होंने
वहाँ पे दुकान के अंदर ही कुछ परफॉर्मेंस कराते हैं वो। तो उन्होंने अच्छा, बैठक होगी वहाँ छोटी। बैठक की तरह। तो हम्म। उन्होंने कहा कि कुछ दिवाली पे आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें हम्म। आंतरिक दीपक की बात हो, और बाकी तो सब लोग लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, पर अपो दीपो भव का उन्होंने। तो मैंने उस पे फिर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और हम्म। दरिया साहब, यारी साहब, अ, गुरु नानक देव जी, और हम्म। अमीर खुसरो, और इस तरह से मतलब एक से कड़ी दूसरी कड़ी जुड़ती गई। और जैसे जैसे मैं इनको पढ़ रही थी और इनके कुछ कुछ कलाम को मैं कंपोज कर रही थी, तो उतना ही हम्म। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही इसमें डेप्थ है। और बस एक वही बात है कि उसका भी जुनून एक करते 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 एक लेवल ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे ये गाना है काफी, इसको हम्म। आगे ले। तो इस तरह से सूफी मेरे जीवन में प्रवेश किया, और जितना उनको पढ़ा उतना ही लगा कि कम जानते हैं इसके बारे में। और उसको गाना, और जैसे जो नुसरत फ़तेह अली एक इंस्टीट्यूशन है, उनको सुनना, अ, हम्म। आबिदा परवीन जी को सुनना, और जो भी कव्वाल हैं उनको सुनना। तो ये सुन सुन के कि किस तरह से ये ईश्वर से जो लॉ लगाते हैं वो क्या हम्म। है उसमें खासियत, तो ये एक सेल्फ लर्निंग एक प्रोसेस था। हम्म। और ये शायद अभी ऊपर वाले ने ही ये कहा शायद कि ये रास्ता चुनो। अभी हमको सुन सकते हैं आपसे? क्या सुनना चाहेंगे? आपको जो आपको सहज बने, गजल में सुना दे तो भी अच्छा है, या जो एक आप ठीक समझे। कजरी का वक्त है, कजरी अगर आपको 2 लाइन सुनाऊं। हाँ, हाँ, सभी जो हमारे लोग इस समय सुन रहे हैं उनको अच्छा लगेगा। कुछ दो जरूर। तीन मिनट आप सुना दीजिए, 2-3 मिनट की रचना कुछ सुना दीजिए। आपको एक कजरी सुनाती हूँ, मिश्र पीलू में हाँ। है। और इसमें श्री कृष्ण हैं जो कि राधा जी के जी। लिए तड़प हैं। जी। तो घिर आई है कारी बदल। हाँ। कानपुरा आ रहा है आपको? आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। घेर आई कारी बदरिया, घेर आई कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा घेर आई कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, राधे बिन लागे, राधे बिन लागे ना, राधे बिन लागे ना, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, बदरा नैना बरसे। अब बद्रा को कृष्ण के नैनों के आंसुओं से कंपेयर किया जा सकता है।
बदरा ना भर घन और शाम में लागी है उड़वा बिन लागे ना मोरा घिरलाई सारी बदरिया रात बिन लागे ना मोरा राधे बिन लागे बिन लागे जी राधे बिन लागे लागे ना मोरा जी हाँ, बहुत अच्छा। ये पूरी अनुभूति है। हमारे यहाँ इस समय कहीं कहीं बहुत तेज वर्षा हो रही है और बिल्कुल एक उत्सव का तो पूरा एक वातावरण है, बावजूद इसके कि बाहर सब एक तरीके की निरस्ता व्याप्त है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो भारतीय परंपरा से जुड़े इन महत्वपूर्ण दिनों और अवसरों को जीने के रास्ते निकालता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम अगर बाहर की निरस्ता के साथ हो लेंगे तो फिर हमारा अपना जीना कठिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये वही मैं कह रही थी कि एक ऐसा समय आया जैसे कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कि क्या रियाज करूं, ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रहा है, ऐसा खराब समय है ये। लेकिन फिर रास्ता वही दिखाता है, संगीत। हाँ, अपने क्रिएशन से एनर्जी मिलती है। और ये भी हमको उससे पता चलता है कि दरअसल जो हमारे जीवन में ये सृजन है, जिस भी रूप में है, चाहे वो गायक के जीवन में गायन के रूप में हो, नर्तक के रूप में नृत्य के रूप में हो, बिल्कुल वादन या नाटककार हो, नाटक करता हो, बिल्कुल वो जो उसके पास जो एक अतिरिक्त दक्षता या हुनर है या योग्यता है, वही उसको सारे अवसाद और कठिनाई की क्षणों में पार लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार लोगों ने आओ और मतलब वो सुर एक ऐसा लग जाता है कि पूरा दिन उस सुर में निकल जाता है कि आज बहुत अच्छा गाया, तो मन में शांति एक रहती है। ये वो तो एक एक बार कई एक एक शब्द, एक वाक्य, एक स्वर, हम्म, जो भी छोटा सा मिल गया वो पूरा दिन बना देता है, बल्कि कई कई दिन बना देता बिल्कुल बिल्कुल। है। ये है, ये इस पूरे समय ने इंसान को बाकी बातों को भी सोचने पर मजबूर किया कि एक जो हम बेतहाशा, जो आपने शुरू में कहा भी था कि तेज रफ्तार में थे हम लोग, बिल्कुल और ये ऐसा जर्क जैसा है, एकदम से बुरी तरह से ब्रेक लगाना पड़ा। और तो एकदम इस ब्रेक धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, एकदम ठक ब्रेक। कई तरह से लोगों ने उसके अर्थ निकाले कि जब शहर में लोगों को बाहर निकलना ही बंद हो गया, तो ये भी देखा कि पूरा पर्यावरण साफ हो गया, प्रदूषण नहीं हुआ। साफ हो गया, ये तो मैं खुद से मैंने देखा ही है कि कितना खूबसूरत। हमारा आकाश साफ हो गया, नदियां साफ हो गई। यमुना जी कितनी साफ हो गई, जिनके लिए करोड़ों करोड़ों का बताया, लेकिन वो कर नहीं पाए साफ लेकिन वही दो अपने चार आप। महीने बंद। तो ये सब चीजें प्रकृति ने अपने लिए खुद प्राप्त कर ली, इंसान को सबक सिखाकर, बिल्कुल ये कहना चाहिए। आया और है प्रकृति ने। और ये भी बताया कि बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे गहने, इन सब का कोई मतलब नहीं अगर आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। क्या हुआ है? बड़ी बड़ी गाड़ियां सब पोर्च में खड़ी हो गई, क्योंकि आपको बाहर जाना नहीं है। और इधर लेकिन एक बात और भी देखी, मतलब कि आपस में बाहर बहुत कलह मच गई, बिल्कुल जो कि वातावरण हम देखते जा रहे, कुछ अप्रिय घटनाएं, कुछ नैसर्गिक हुई, कुछ आपदा जनित हुई जो नहीं होना था, लेकिन उसमें फिर मानवीय संबंधों और जो सौहार्द रहे उसके बड़े खराब स्वरूप हमको लगातार देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और
ये भी एक बात मेरे को लगती है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि सिनेमा मेरा शौक है, और हमारे दुनिया वर्ल्ड सिनेमा में जो ऐसे बहुत सारी फिल्मों के एग्जाम्पल हैं रश्मि जी, जिसमें जब भी कभी इस दुनिया में हर 150 साल में ऐसी कोई बड़ा संकट आता है, जैसे ये है, या हमारे पूर्वजों ने प्लेग की बीमारी देखी, बिल्कुल। महामारी, या हमारे और पूर्वजों ने हिटलर का समय देखा होगा जब वर्ल्ड वार हुआ था, बड़ा विनाश, बड़े लेवल पे विनाश हुआ जिसमें, तो उसमें आपसी संबंधों का बहुत बिगाड़ हो गया। मतलब एक सीमा के बाद इंसान सहिष्णु रह ही नहीं गया, वो तरह तरह से एक दूसरे पे आक्रमण करने लगे। ये एक जो भार हमको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा खराब है। ऐसे ऐसे यथार्थ पर कई फिल्में बनी जो वैसे तो आज सबके लिए सबक हो सकती है, लेकिन लोग वो सबक लेना नहीं चाहते हैं। हिस्ट्री ये एक बात। रीपीट्स इटसेल्फ। अगर हिस्ट्री से अगर सबक ले लें तो कितना अच्छा हो, लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता। एक मुझे वो भी ध्यान आता है कि आपने कुछ सिनेमा से जुड़े कलाकारों की पर भी कुछ रचनाओं के प्रयोग किए। मीना कुमारी और किया था। हाँ, उनकी और एक किसी और कलाकार पर भी शायद, नहीं, मीना कुमारी पे ही किया था। बेगम अख्तर पे तो उनकी जब सेंटर तो काफी प्रोग्राम। सुरैया पे भी किया था क्या? नहीं, सुरैया नहीं, अच्छा, मीना कुमारी पे किया, कुमारी पे ही किया था। मतलब पहले तो कई बार किए थे कि मीना कुमारी की मैंने जो गजलें लिखी थी उनको कंपोज करके गाया था, पर उनकी लिखी हुई जो थी। हाँ। लेकिन अब की बार मैंने दास्तान गोई के साथ उसको जोड़ा, तो उनकी जो लाइफ स्टोरी थी उसके इर्द गिर्द जो उन्हीं की गजलें जो कहानी को उनके आगे बढ़ा रही थी, तो उस तरह से किया था। उनके बचपन से लेके उनके जब तक मृत्यु हुई, तो उनकी ही, और उनकी जो फिल्म में जो उनके ऊपर फिल्माए गीत थे, तो वो सब उसके भी कई शोज हुए थे और बहुत सारा। एक आप सांची जब आई थी तो एक नृत्य के साथ एक प्रयोग था। हाँ, वो तो विधा लाल के साथ किया था मैंने, जिसको रूहदारी का नाम। हाँ, उसमें ये सारे जो निर्गुण और सगुण और सूफी, जो भी मतलब ये स्पिरिचुअल, जो ईश्वर को एक मानने वाली को हमने किया था। तो उसमें नृत्य के साथ कबीर भी थे, मीरा को भी गाया था, और बुद्ध को भी किया था, तो रूमी, और एक जो राबिया जो पहली सूफी संत थी फीमेल, उनको भी किया, बुल्ले शाह को भी किया था। तो वो सब को एक साथ समावेश करके तो नृत्य के साथ जोड़ा था। बहुत अच्छा वो भी प्रयोग हुआ। ये जो समानांतर कलाओं के साथ जो आपका आपने गायन को लेकर जुड़ाव है, इसको लेकर कुछ और भी सूझ रहा है अभी आगे करने के लिए? सूझता तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन अभी इस पैंडेमिक में कार्यान्वित कैसे करूं इसका, क्योंकि एक और नृत्य कलाकार के साथ मेरी बस पैंडेमिक से पहले ही बात हो रही थी कि पूरा मीर खुसरो का हम लोग ने सोचा था कि उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द कुछ ऐसा बनाने का किया था, जो खुद उनकी कलाम कंपोज किए थे, कुछ जो ट्रेडिशनल हैं, और उसको नृत्य में करने का प्लानिंग थी, लेकिन इसी के पैंडेमिक हो गया, नहीं तो शायद अब तक हो गया। प्रयोग तो बहुत क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बहुत मौलिक विचार आता है क्या इस पूरे समय में? कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी धुंध को हटाकर कोई एक बढ़िया सी कोई बात करें,
कुछ कहे सुने, ऐसा कुछ भी कई बार? मौलिक सा क्या, मैं जो सागर है संगीत का, में से मोतियां मैं चुनती हूँ, जो कभी ठुमरी के अंदाज में, कभी और किसी न किसी के साथ कुछ जोड़ के, या अकेले भी। जैसे अभी एक हम्म, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक गीत भेजा था जो विदाई गीत था, तो उसको हाँ। कंपोज भी बहुत आनंद आया। एक और थी, उन्होंने अपना गजल भेजी थी, उसको भी मैंने हम्म, कंपोज किया हुआ है। अब देखिए आगे हम्म, उनको किस तरह से रिकॉर्डिंग के लेवल पे लेके जाएंगे। और विदाई गीत से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अगर मैं कर पाई तो कुछ उसके साथ वीडियो भी बनाऊंगी। तो यही सब दिमाग में चलता है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अभी हम्म। कुछ कॉन्सर्ट्स तो होने वाले नहीं हैं, तो ये रिकॉर्डिंग में ही कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि करूँगी। जी, अभी जैसे ये एक जो भारत सरकार ने एक सिद्धांत जारी किया है, 21 सितंबर के बाद 100 दर्शक श्रोताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हाँ हाँ। अनुमति दे रहे हैं। अच्छा। तो इसको एक सकारात्मक माना जाना चाहिए। कब से? 21 सितंबर के बाद, अच्छा। अब ये 10 दिन बाद। अच्छा। तो अब किसी किसी भी सभागार में अधिकतम आप 100 लोगों को बुला करके कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें यही करना पड़ेगा कि हर तीसरी या चौथी कुर्सी पर दूसरा आदमी बैठे। तो यह है, लेकिन फिर भी एक हाँ, एक अगर मेरा एक शुरुआत तो होगी। शुरुआत तो हो, ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई, तो मुझे नहीं था। हाँ हाँ, नहीं, ये हुआ है। और इवन ये सब देश भर में भेजा गया है। इसमें जो हर जिले के जो कलेक्टर हैं वो भी अपनी तरह से इसको अपने जिलों में लागू करेंगे। अच्छा। तो इससे इससे फिर जो जो रुक गया है, सारा ठहर गया है, हाँ वो हाँ। फिर दोबारा से शुरू होगा, ये ये हम मान के चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जानने की इच्छा रहेगी कि मार्च में ये सब 14, 15, 16, 17 तारीख के आसपास ये हुआ था कि घर के अंदर रहना है हमें 3 हफ्ते के लिए। हाँ हाँ। तो और मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है। हाँ। अप्रैल मई जून में ज्यादातर कलाकारों को देश विदेश में कई कार्यक्रम मिलते हैं, जाने के अवसर आते हैं। आपके पास क्या तैयारी थी जो रुक गई? नहीं, विदेश की तो कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि अभी तो मैं अक्टूबर में यूएस का टूर करके आई थी। हाँ पर हाँ, इंडिया में ही कई जगह का था, 4-5 प्रोग्राम्स थे जो कि लगे हुए थे, पर सब हाँ, कैंसिल। प्रभावित हुए। सब कैंसिल हो गए। अनेक कुछ शहरों में आपका जाना तय होगा, फिर वो रुक गया होगा। हाँ, दिल्ली में भी थे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ बाहर थे, लेकिन सब कैंसिल। तो हम अब सभी आपको, और इधर आपके जो सब संगतकार हैं, उनकी क्या स्थिति, जो आपके साथ हमेशा काम करते हैं प्रायः? हाँ, मैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ। असल में मतलब 2-3 तो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, हाँ। तबला सिखाते हैं, तबला की संगत करते हैं यूनिवर्सिटी में। कुछ हैं जो हम्म, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए हाँ उनका हाँ जो सैलरी है वो। हेलो। हाँ, वो हाँ जी। बीच में फ़ोन आ गया था। हाँ जी जी। तो मतलब उनका भी ठीक चल रहा है, कुछ इतना बुरा वक्त नहीं उनको अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, मतलब वो इस पूरे समय को वो भी अपनी तरह से अ, व्यतीत कर पा रहे हैं। हाँ, हम यही कामना करते हैं कि मैंने सोचा कि घर पे बुलाऊं, पर फिर वही हो जाता है कि आप किससे आ रहे हैं। बस तो खैर चलने लग गई थी, लेकिन फिर भी डर तो बना हुआ था। अच्छा, अभी भी कह रहे हैं कि अनलॉक तो सारा कुछ कर दिया है, लेकिन कोविड तो कहीं नहीं गया है। अ, अभी हाँ। मैं दिन पहले मुझे कहीं जाना था, इतना ट्रैफिक, तो मुझे यही लग रहा था कि कोविड कहाँ है, सिर्फ अपने दिमाग में है और अपने घर पे है। बाहर तो सड़कों पे किसी को नहीं लग रहा कि कोविड है। उतनी ही भीड़ चल रही है। हम्म।
बहुत। ये हुआ है, इस बात की लोग कहते भी हैं, शिकायत भी करते हैं कि लोग इसको दो तरह से ले रहे हैं। एक तो ये भी सोच रहे हैं कि अब हर इंसान की जो एक क्षमता है सहन करने की या बंधे रहने की, वो खत्म हो चुकी है। अब कितने दिन तो वो तक बंद और रहेंगे? इसको और वो इसको फाइट करके, इसका मुकाबला करके जीना चाहता है। तो बिल्कुल। लड़ना अच्छी बात है, उसमें अपनी क्षमता बढ़ती है और अपने को अपनी ताकत का भी एहसास होता है। लेकिन हाँ, तो हम ये प्रिकॉशन काम बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड कहीं गया नहीं है, हर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, वो वही एक वजह है कि जहां जहां अ, लोगों ने लापरवाही की है या सावधानी नहीं रखी है। हाँ। इसकी कुछ चीजें, जैसे कल मुझे अब यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे मेरे बहुत अच्छे एक्टर दोस्त हैं, संदीप आनंद, वो भी कुछ दिन पहले हमारे मेहमान थे। तो उन्होंने जैसे 4-6 दिन पहले मुझसे बात करते हुए बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो एक ही आदमी मास्क लगा ले। तो आप इतना तो कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मत लगाइए, एक ही लगा ले। एक हमने एक बहुत बड़े संत है, उनका एक उद्बोधन सुना था 2 महीने पहले। उसमें उनका कहना ये था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी से हमको हो जाएगा, हम ये सोचे कि हमसे किसी को ना हो जाए। बिल्कुल। तो हम तो अगर हम वो सावधानी रखेंगे तो हमारा खुद का भला अपने आप होगा, बल्कि शायद ज्यादा हो। मैं जैसे एक मेडिकल स्टोर की दुकान में कल गया, हाँ। मैं एक मेडिकल स्टोर की दुकान में कल गया और मुझे कुछ अपनी दवा लेना था। तो मैंने देखा कि मैं तो दूर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर 2 लोग आके खड़े हुए। ओफो। तो अब मैं उनको ये कहूँ कि आप हट जाओ, इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं दूर खड़ा हो जाऊं। आप तो दूसरे ये से करना पड़ खुद अपना ही आप कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसी समझदारी चाहिए हर एक को। बाकी फिर ईश्वर है, हम सब कामना करते हैं कि सब जल्दी ठीक हो। कोई और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं कि जगह ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर सब बाहर निकल आए तो कैसे मेंटेन करेंगे? आप ये सोचिए, कहीं भी लाइन में धक्का मुक्की तो हम लोग देखते ही रहते हैं कितना होता है। और अब यहाँ पे हम्म। एक्सपेक्ट कि आप 3 फीट दूर खड़े हो जाइए, जगह कहाँ है? खड़े इतना जगह छोड़ने की जगह नहीं है। हाँ, तो यही सब है कि हम अब यही कामना करते हैं कि इस रोग की, इस दुनिया से विदाई हो जल्दी से, बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ योद्धा किस्म की दवाएं आ जाए जल्दी से, जो कम से कम हम सबको सेफ करें और ये संसार फिर से सुनहरा हो जाए। बिल्कुल, ईश्वर से यही कामना है कि किसी तरह इसको भगाएं। हम्म। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया और आप आई। अभी नहीं, ये 1 घंटा पूरा हो गया है। आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं नहीं, बहुत। अब मैं चाहूंगा कि सब एक बार फिर से दोबारा सब आयोजन, गतिविधियां, मंच और बिल, मिलना जुलना सब आबाद हो और बिल्कुल हम लोग की मुलाकात हो। बिल्कुल बहुत जरूर। शुभकामनाएं। नमस्कार। आपसे मुलाकात हो, ऐसी इच्छा है। तो वो जरूर। और हमारे आपके सुनने वाले सभी, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ रहे। जी बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप